हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे टॉपिक का क्या नाम है, इन्फ्लामेशन। अभी ये इन्फ्लामेशन क्या होता है? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपको कोई ये कीटाणु आकर आप पर हमला किया है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है। अगर आपको कहीं इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फूलना। तो ये कैसे होता है, कब होता है, किसके द्वारा होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं इन्फ्लामेशन एट द रूट ऑफ मोस्ट डिजीज। मतलब कि मोस्ट डिजीज का ये क्या होता है? रूट होता है। मतलब हमारा शरीर क्या करता है? किसी भी डिजीज के किसी भी बीमारी के विरुद्ध में क्या करता है? अपना डिफेंस, बचाव करता है। उसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन करते हैं। किस प्रोसेस से करता है? तो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस से करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि आपको क्या हो जाता है, जहाँ पर घाव होते हैं, घाव हो जाते हैं। तो घाव क्यों होता है? कि हम लोग के पुराने कहावत में कहा जाता है कि वो क्या होता है, उसमें मरे हुए बैक्टीरिया रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, जो हमारा शरीर निकालता है पस के थ्रू। तो वो भी सही है, क्योंकि हमारा शरीर जो भी करे किसके विरुद्ध में? बीमारी के विरुद्ध में, कीटाणु के विरुद्ध में, इन्फेक्शन के विरुद्ध में, उसे क्या कहते हैं? उसे डिफेंस कहते हैं। तो इस डिफेंस का भी एक क्या होता है? बचाव का भी एक साधन होता है इन्फ्लामेशन। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इसके 5 कार्डिनल साइन है। कार्डिनल साइन होने का क्या मतलब है? कि इसका जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या कह रहा है, जो ये बाहर से दिखता है। तो बाहर से क्या क्या दिखता है? तो पहला क्या हो गया? तो पहला है पेन। अगर इन्फ्लामेशन होगा, पेन हो रहा है, तो ये वो किसका है? तो वो क्या कर रहा है? हमारा बॉडी किसी माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है? डिफेंस कर रहा है, बचाव कर रहा है। दूसरा है हीट, तीसरा है रेडनेस, चौथा है स्वेलिंग, पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन। स्वेलिंग मतलब फूल जाता है, रेडनेस मतलब वहाँ पे लाल हो जाते हैं, हीट मतलब वहाँ पे गर्म लगता है, और लॉस ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता है? कि वो अपना काम करना छोड़ देता है। तो इसको हम लोग, ये हमारे लैंग्वेज में है, लेकिन क्या होता है ना, हर का एक क्या यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो हमें यूनिवर्सल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होता है? हीट को कहते हैं कैलोर, रूबर मतलब रेडनेस, स्वेलिंग को कहते हैं ट्यूमर, कलर को पेन को कहते हैं डॉलर, और लॉस ऑफ फंक्शन को क्या कहते हैं? फंक्सियोलेसिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कौन है, क्योंकि मेनली ये किसने बनाया, ये क्यों बनाया, ये तो जानना पड़ता है ना। हाँ, तो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी हैं रुडोल्फ विर्चो। ये और इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? एक साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना खून खराब होता है, ना कुछ होता है। ये सिंपल अपना प्रोसेस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज ए रिस्पॉन्स ऑफ क्या है? वेस्कुलाइज्ड टिश्यू टू इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज that brings cell and molecules of the host defense from circulation to site where it needed। अब इसको सिंपल में बोलते हैं कि क्या कह रहा है? अगर कहीं पर क्या हो गया, इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हाँ, ये भी बात याद रखिएगा, इन्फ्लामेशन वहाँ पर ही होगा जहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगे। अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, वहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ये मेनली किसके द्वारा होता है? तो ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। मतलब हमारे ये आर्टरी और वेन, जहाँ पर आर्टरी और वेन प्रेजेंट होता है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये क्या होता है, कहीं पर अगर इन्फेक्शन हुआ हो, इंजरी मेरा कट छट गया है, तो क्या करता है हमारा शरीर? क्या करता है, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स लाते हैं, ताकि वो उस कटा हुआ से या इन्फेक्शन से क्या करे, हमारा बॉडी उसे बचा सके, या कटा हुआ है तो उसे भर सके। ठीक है, तो कैसे प्रोसेस करता है? तो टिपिकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब मेनली जो ओवरऑल होता है वो क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो पता करता है कि हुआ कहाँ है। ठीक है, वहाँ पर पता करता है, फिर वहाँ पर ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन को ले जाकर छोड़ देता है। अब वो क्या करता है,
अगर कोई माइक्रोब्स ये सब है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और एलिमिनेट कर देता है और टिश्यू को फिर रिपेयर कर देता है। ये शॉर्ट प्रोसेस है कि कोई भी इन्फेक्शन आया, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन आया और वो क्या किया, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि रिएक्शन कंट्रोल हो गया और टिश्यू रिपेयर हो गया। बट क्या है, बट देखिए यहाँ पर वही बताए हैं क्या हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये कार्डिनल साइन दिखा रहा है कि अगर कोई टिश्यू आपका इंजरी होगा तो क्या क्या होगा। जैसे या तो पेन होगा, पेन को क्या बताया था, पेन को बताया था डॉलर, स्वेलिंग होगा ट्यूमर, रेडनेस होगा रूबर, वार्म होगा या क्या हो जाएगा, हीट होगा, उसको कहते हैं कैलोर। अगर वहाँ पर फंक्शन, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ये इंजरी नर्व्स तक, नर्व्स को डैमेज कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे फंक्शन का भी लॉस हो सकता है, तो उसको फंक्सियोलेसिया कहते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि इन्फ्लामेशन के क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, कैसे ये क्या काम करता है। पहले जो बताया वो शॉर्ट फॉर्म में बताया कि क्या होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे शरीर पे हमला करता है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा ये बॉडी क्या करता है, डिफेंस करता है ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन को रिक्रूट करके, और वो क्या करता है, वो वायरस या बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद टिश्यू को रिपेयर करता है। ये तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप आगे ले जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप इन्फ्लामेशन को पूरी तरह समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो अब क्या है, तो सबसे पहले क्या हुआ, कोई इंजरी हुआ, कोई कता छता या कोई माइक्रोब से बैक्टीरिया हमला किया, तो वो रिकॉग्नाइज होता है किसके द्वारा, मास्ट सेल, डेंड्राइट और मैक्रोफेज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अंडर द स्किन होल द बॉडी में प्रेजेंट, मैंने पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, ये मेडिएटर को रिलीज करेगा। अब मेडिएटर क्या होता है, जैसे कि आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो घर के बारे में पता कैसे चलता है, दलाल मेडिएटर बताता है कि यहाँ पर ये घर है, इसका इतना कॉस्ट है, इतना इतना में घर है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करता है, ये मास्ट सेल, डेंड्राइट सेल, मैक्रोफेज क्या करता है, मेडिएटर रिलीज करता है। किस फॉर्म में, या तो एमाइंस में या साइटोकाइनिन में। अब ये मेडिएटर क्या करेगा, सेल को, जब जो ब्लड वेसल्स में ल्यूकोसाइट फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेगा, बताएगा, सुनो 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 यहाँ पर इंजरी हुआ है, सुनो 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 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया ने हमला किया है। तो ल्यूकोसाइट को पता चलेगा। अब ल्यूकोसाइट क्या करेगा, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट को रिलीज करेगा। अगर न्यूट्रोफिल रिलीज करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्लड वेसल्स पार करेंगे, और नहीं तो क्या होगा, वहाँ पर वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ जाएगी और इदीमा हो जाएगा। नहीं तो मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट जब ब्लड वेसल्स में रहता है तो वो मोनोसाइट कहलाता है, लेकिन वो जब टिश्यू में चला जाता है तो उसे मैक्रोफेज कहते हैं। और मैक्रोफेज का काम क्या रहता है, इंगल्फ करना, किसी चीज़ को खा जाना, किसी चीज़ को मार देना। तो वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, और उसके बाद साइटोकाइनिन को रिलीज करेगा और फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा उसको क्या कर देगा, रिपेयर कर देगा। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, देखिए यही प्रोसेस यहाँ पे बताया है कि देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्रोफेज, मास्ट सेल सब प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये स्मूथ मसल्स, अच्छा जो हमारा ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे स्मूथ मसल पे डिपेंड करता है। मतलब जो वेसोडाइलेटर होता है ना, मतलब अगर डायलेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारा ब्लड वेसल क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, उसको डायलेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, वैसे डायलेटर यूज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब यूज करते हैं। वो क्या करता है, हमारे स्मूथ मसल को क्या करता है, ये सिकोड़ देता है, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, हमारे ब्लीडिंग को रोकने के लिए वैसो कंस्ट्रिक्टर का यूज करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, स्मूथ मसल को बढ़ा देता है, फुला देता है, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, जो छोटे हो जाते हैं। तो ये स्मूथ मसल का काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं। ये धीरे धीरे एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, नॉट ओनली एक्सेसिव इन्फ्लामेशन बट ऑल्सो डिफेक्टिव इन्फ्लामेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
सीरियस इलनेस। मतलब क्या कह रहा है कि अगर इन्फ्लामेशन नहीं सही से हो तो भी उसके कारण क्या हो सकता है, सीरियस इलनेस हो सकता है। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है, किस किस कारण से इन्फ्लामेशन होता है। तो पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फेक्शन के रूप में कैसा हो सकता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट एंड माइक्रोब्स। दूसरा क्या है, टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, टिश्यू का मर जाना। जो कॉजेज ऑफ सेल डेथ इंक्लूडिंग इस्केमिया, ट्रॉमा, फिजिकल एंड केमिकल इंजरी। मतलब क्या हो गया, इस्कीमिया मतलब होता है टिश्यू क्यों मरता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ट्रॉमा और फिजिकल और केमिकल इंजरी। तीसरा क्या है, फॉरेन बॉडी, जैसे सूचर हो गया, जैसे हमारा कच्छ छत गया, वहाँ पर क्या हो गया, कोई फॉरेन बॉडी आ गया। जैसे कि कच्छ जाता है तो वहाँ पर सॉइल रह जाता है, वहाँ पे स्प्लिंटर रह जाता है, तो उसके कारण क्या होते हैं, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, इम्यून रिएक्शन, हमारा बॉडी खुद क्या कर रहा है, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उस समय भी इन्फ्लामेशन होता है। Inflammation is a beneficial host response to foreign invader and necrotic टिश्यू। मतलब कि इन्फ्लामेशन बेनिफिशियल होता है फॉरेन बॉडी के लिए भी और जो टिश्यू हमारे अंदर मर गया उसके लिए भी। मेन कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लामेशन इज वैस्कुलर रिएक्शन एंड सेलुलर रिस्पॉन्स। मतलब कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है, वहाँ पर कितने मात्रा में क्या हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, और उसमें कितना सेलुलर रिस्पॉन्स है, जो ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट है, प्लेटलेट्स है, ये सब क्या है, ये सब सेल हैं। तो वहाँ पर कितनी मात्रा में सेल पहुँच रहे हैं, इस पर क्या डिपेंड करता है, इन्फ्लामेशन डिपेंड करता है। तो अब इन्फ्लामेशन में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन होता है। पता चला ना कि मास सेल ये सब रिकॉग्नाइज करता है। फिर रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि ल्यूकोसाइट का वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। फिर क्या होता है, तीसरा स्टेप रिमूवल होता है, जो बैक्टीरिया या वायरस आए हैं उसको क्या होता है, रिमूव करता है, फिर उसको रेगुलेट करता है, और उसके बाद क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो 5 स्टेप होते हैं। पहला रिकॉग्नाइजेशन, रिक्रूटमेंट, रिमूवल, रेगुलेशन और क्या है, रिजोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, इपिथेलियल सेल, टिश्यू, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइट सेल, ल्यूकोसाइट सिंस द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। ये सब कैसे एक्टिव होते हैं, जब तक कि माइक्रोब्स नहीं आएंगे ये एक्टिव नहीं होंगे। सब प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते हैं, ये हमारे शरीर में ही रहते हैं। सर्कुलेटरी प्रोटीन रिकॉग्नाइज माइक्रोब्स दैट इंटर इन द ब्लड। अब देखो, जब तक वो सेल मेम्ब्रेन तक रहेगा तब तक कौन बताएगा, तो मास्ट सेल, मैक्रोफेज ये सब बताएगा। लेकिन एक बार वो माइक्रोब्स हमारे ब्लड के अंदर आ गया तो कौन बताएगा, सर्कुलेटरी प्रोटीन बताएगा। चलिए अब आते हैं मेन सिस्टम सीखने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो जब इंजरी होगा या कुछ होगा तो क्या होगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, इंजरी होगा। सेल मेम्ब्रेन इंजरी होगा तो सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह के सेल होते हैं, पैरेन्काइमल सेल और कौन सा सेल, स्ट्रोमल सेल। तो पैरेन्काइमल सेल क्या होता है, तो पैरेन्काइमल सेल होता है कि ऐसा सेल जो फंक्शन करता है, जैसे कि लीवर का तो हेपेटोसाइट क्या होता है, पैरेन्काइमल सेल होता है। हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स, किडनी का नेफ्रॉन्स, ये सब क्या है, पैरेन्काइमल सेल है। ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रोमल सेल, जो हेल्प करता है पैरेन्काइमल सेल को कि काम करे। जैसे कि ये ब्रेन में कौन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उसको हेल्प कौन करता है, तो उसको हेल्प करता है ग्लिया सेल, तो वो क्या हो गया, स्ट्रोमेटल सेल हो गया। तो क्या होता है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, तो पहले सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो वो क्या का होता है, तो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा डैमेज हुआ, फॉस्फोलिपिड डैमेज हुआ। अब फॉस्फोलिपिड क्या का बना होता है, तो एराकिडोनिक एसिड का बना होता है, तो वो डैमेज होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, तो फॉस्फोलाइपेज के द्वारा वो क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, ये जो इनहिबिटर ये सब ड्रग्स है ना, ये हम आपको बाद में बताएंगे फार्माकोलॉजी के वीडियो में। अब क्या हुआ, एराकिडोनिक एसिड हुआ। अब एराकिडोनिक एसिड क्या करेगा, 2 एंजाइम, अगर साइक्लोऑक्सीजनेज रहा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करेगा, लेकिन अगर उसमें लिपोऑक्सीजनेज रहा तो उसमें क्या रिलीज करेगा,
अगर वो लिकोट्राइन्स रिलीज करेगा, इसको याद रखिए। अगर एराकिडोनिक एसिड में क्या आते हैं, दो तरह के एंजाइम उस पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर साइक्लोऑक्सीजनेज रिएक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन ये सब रिलीज करेगा। लेकिन अगर लिपोऑक्सीजनेज रिएक्ट किया तो क्या रिलीज करेगा, लिकोट्राइन्स। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। फिर से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो फॉस्फोलिपिड डैमेज होगा, फॉस्फोलिपिड डैमेज होगा तो एराकिडोनिक डैमेज होगा। तो उस किसके द्वारा होता है, तो फॉस्फोलाइपेज के द्वारा होता है। अब एराकिडोनिक एसिड में दो तरह का ये इंजाइम रिएक्ट करेंगे। पहला या तो साइक्लोऑक्सीजनेज होगा या लाइपोऑक्सीजनेज होगा। अगर साइक्लोऑक्सीजनेज होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और अगर वो लिपोऑक्सीजनेज होगा तो क्या रिलीज करेगा, लिकोट्राइन्स। ठीक है, अब चलिए, अब पहले हम देखते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज के द्वारा। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज किया। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स से क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 बन गया। अब ये दो तरह का रिलीज करता है। पहला है प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन। प्रोस्टासाइक्लिन क्या है, इसके कारण क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, लेकिन ये क्या करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है। थ्रोम्बोक्सिन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या है, वैसोडाइलेटर है, और ये भी क्या करता है, तो इदीमा, इसके कारण क्या होता है, इदीमा होता है। ठीक है, अब चलते हैं लिपोऑक्सीजनेज। ये क्या करेगा, लिकोट्राइन्स को रिलीज करेगा। इसमें भी वैसोकंस्ट्रिक्टर है और वैसोडाइलेटर है। जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है उसको कहते हैं लिकोट्राइन्स C4, लिकोट्राइन्स D4, लिकोट्राइन्स E4। ठीक है, ये क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये क्या करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म करेगा और परमिबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन जो लिपोक्सिन A4 और लिपोक्सिन B4 है, ये क्या है, वैसोडाइलेटर है। ठीक है, और ये क्या करेगा, तो न्यूट्रोफिल को इनहेबिट करेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये स्टेप होते हैं। ये हमारे बॉडी के द्वारा डिफेंस किया जाता है। तो अब आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि होता क्या है। तो अब एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। सेल इंजरी हुआ, फॉस्फोलिपिड का इंजरी होगा। फॉस्फोलिपिड इंजरी हुआ, एराकिडोनिक एसिड क्या करेगा, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे साइक्लोऑक्सीजनेज से। उसके कारण क्या होगा, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलके क्या करेगा, ल्यूकोसाइट को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। लेकिन अगर सिर्फ थ्रोम्बोक्सिन रहेगा तो वो क्या करेगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होंगे, क्लॉटिंग होंगे। अब आ गए लिकोट्राइन्स में, तो वो बता ही दिए, LTB4 होगा तो वो फैगोसाइटिक होगा और वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। लेकिन अगर LTC4, D4 और E4 रहा तो वो वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा और क्लॉटिंग करेगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ना करें। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि दो टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट और क्रोनिक, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाएंगे, जिसमें क्लासिक पाथवे होता है, अल्टरनेटिव पाथवे होता है, लैक्टिन पाथवे होता है, पूरी तरह पढ़ाएंगे। उसके बाद इसके कारण कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्यूट क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण अगर अच्छा से ना हो तो उसके कारण कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सारे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।